नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिवा आईएएस एस्पिरेंट पर। दोस्तों हम लोग विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज़ कर रहे थे यूपीएससी एग्ज़ाम प्रीलिम्स 2025 के लिए। उसमें से हमने 2 टेस्ट कंप्लीट कर लिए थे और तीसरे टेस्ट का 50 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम उसके आगे का पार्ट अपलोड करने वाले हैं। इसमें हम लोग जो है 50 क्वेश्चन आगे के जो बचे थे उनको कंप्लीट करेंगे। आज आपका तीसरा टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको पहले ही बता दूं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिस्कशन हम लोग नहीं करने वाले हैं क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम बहुत कम बचा है। तो हम लोग यहाँ पे जल्दी जल्दी क्वेश्चन देखेंगे और थोड़ा थोड़ा जो ज़रूरी होगा वो डिस्क्राइब करते चलेंगे और कोशिश रहेगी कि 1 घंटे में 50 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लें, उससे भी कम टाइम में। शुरू करते हैं वीडियो को, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। और आगे अगर और भी कोई टॉपिक मिले तो आप जो है बता देना, उस पर वीडियो बना दी जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लेना क्योंकि आपको जो है अलग अलग टॉपिक पे वीडियो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन पे भी मिलता रहेगा। और चैनल जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको हर तरह की PDF आपको अवेलेबल हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं देर न करते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 51 है। क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 क्या है। करा निम्नलिखित पर विचार कीजिए। करा कि उपयुक्त बायोस्फीयर रिजर्वों में से कितने यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में सम्मिलित किए गए हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3, केवल 4 और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है आप लोग जानते होंगे, इसके जो है 3 क्षेत्र होते हैं, कोर क्षेत्र, बफर क्षेत्र और संक्रमण क्षेत्र। इनके बारे में जानकारी रखनी है। 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो किसी भी विभिन्न विशिष्ट राष्ट्रीय उद्यान या पशु अभ्यारण्य की तुलना में प्राकृतिक आवास के बृहद क्षेत्रों का संरक्षण किया जाता है। बफर क्षेत्र के साथ एक या अधिक राष्ट्रीय उद्यान या आरक्षित क्षेत्र शामिल होते हैं। इनमें देखो, देश में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, आपको पता होगा। इनमें से 12 जो है यूनेस्को के मैब प्रोग्राम यानी कि मैन एंड द बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के हिस्से हैं। तो कौन कौन से नहीं हैं मैं बता दूं। डिब्रू सैखोवा, शेषाचलम, कच्छ, शीत रेगिस्तान, दिहांग दिबांग, मानस वर्ल्ड नेटवर्क के हिस्से नहीं हैं। इनमें से जो पन्ना है ये जो है इसका हिस्सा है। अगस्त्यमलय ये भी है। सिमलीपाल ये भी हिस्सा है। पंचमढ़ी ये भी हिस्सा है। डिब्रू सैखोवा जो है हिस्सा नहीं है। तो 4 सही है, तो केवल 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर। कच्छ के सुरम्य रण के प्रवेश द्वार के रूप में जाने जाने वाले एक छोटे से सीमावर्ती गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह भूंगा, झोपड़ी वास्तुकला, रोगन कला और स्थायी हस्तशिल्प की समृद्ध परंपरा को प्रदर्शित करता है। उपर्युक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस गांव का वर्णन किया जा रहा है? मांडवी, बड़ा, धोयडो और भुन। तो इनमें से जो आपको धोयडो गांव देखने को मिलेगा ये जो है आपको सही देखने को मिलेगा, सी ऑप्शन। अगला चलते हैं 53 नंबर क्वेश्चन है। मृदा का प्रकार दिया हुआ है और इसमें जो है जो बताया गया है कि फसल का उत्पादन कौन सा होगा, प्रमुख फसल उसकी कौन सी है। तो कह रहा है कि लैटेराइट मृदा में जो है धान की खेती अच्छी होती है। क्या ये बात सही है कि लैटेराइट मिट्टी में धान की खेती अच्छी मिलती है? तो ये गलत बात है कि धान की जो लैटेराइट मिट्टी है वो धान की कृषि के लिए उपजाऊ सही से नहीं है। पीटमय और दलदली मृदा जो है क्या काजू के लिए उपयुक्त है? तो नहीं, ये जो पीटमय है, दलदली मृदा है, ये काजू के लिए नहीं धान के लिए उपयुक्त होगी, ये भी गलत बात है। रेगर मृदा जो है कपास के लिए फेमस है, आप भी जानते होंगे। जो काली मिट्टी है कपास के लिए काफ़ी फेमस है, तो इसका ए ऑप्शन केवल 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहा AFR 100 प्रोजेक्ट है अफ्रीका वन परिदृश्य बहाली पहल। दूसरा है पश्चिमी अफ्रीका में शांति बहाल करने के लिए तैनात किए गए संयुक्त राष्ट्र मिशन शांति मिशन। तीसरा है साहिल क्षेत्र में बंजर भूमि को पुनर्बहाल करने के लिए एक प्रोजेक्ट। डी कह रहा है 2024 के अंत तक 1 मिलियन MSME तक पहुंचने के लिए लक्ष्य वाली अफ्रीकी संघ की एक पहल। तो जो 54 है इसमें जो है ये AFR 100 प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा है।
तो ये है क्या कि अफ्रीकी वन परिदृश्य से बहाली से रिलेटेड ये देखने को मिलेगा। इसमें से वृक्षारोपण के अनुचित वन बहाली के कारण लगभग फ्रांस से अधिक क्षेत्रफल, फ्रांस भर का जितना क्षेत्रफल है उतना भूभाग जो है खतरे में है। ठीक है, आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बात आपको देखने को मिलेगा कि ऐसा कुछ देखने को रिपोर्ट आई थी, आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पहल जो है 2015 में पेरिस में आयोजित UNFCCC के COP21 के दौरान शुरू की गई थी और इसमें से बाकी इसका उद्देश्य जो है 2030 तक अफ्रीका में 100 मिलियन हेक्टेयर भूमि को बहाल करना तथा खाद्य सुरक्षा बढ़ाने, जलवायु परिवर्तन, लोचशील एवं समन बढ़ाने और ग्रामीण गरीबी से निपटने के लिए ऐसे जो है बहुत सारी बातें इसमें की गई थी। क्वेश्चन नंबर 55 है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55। शंकुधारी वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है साइबेरियाई जलवायु में पाए जाने वाले शंकुधारी वन मुलायम लकड़ी का सबसे समृद्ध उदाहरण है या फिर सबसे समृद्ध स्रोत है। शंकुधारी वनों की प्रमुख प्रजातियां चीड़, देवदार, स्प्रूस और लार्च हैं। तीसरा कह रहा है पेड़ों की पत्तियां छोटी, मोटी, चिकने चमड़े जैसी और सुई के आकार की होती हैं। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई नहीं। तो आपको जो तीनों कथन ऊपर दिए हुए हैं, शंकुधारी वृक्ष या साइबेरियाई जो ठंडे समशीतोष्ण महाद्वीपीय प्रकार की जो जलवायु है वहाँ के पेड़ों के बारे में बात किया जाए तो उनकी जो मुलायम मिट्टी होती है तो बिल्कुल सही बात है। इनमें जो प्रजातियां देखने को मिलेंगी चीड़, देवदार, स्प्रूस और लार्च देखने को मिलेंगी। पेड़ों की पत्तियां जो छोटी होती, मोटी होती, चमड़े जैसी, सुई की आकार भी आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी। तो तीनों सही है, सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं। स्टेपी जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कह रहा है उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में स्टेपी प्रकार की जलवायु के चरम तापमान वाली शीत ऋतु एवं ग्रीष्म ऋतु पाई जाती है। ठीक है, ये बात कह रहा है। आगे कह रहा है कि स्टेपी प्रकार की जलवायु विश्व के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपीयता के कारण स्टेपी प्रकार की जलवायु में चरम तापमान वाली ग्रीष्म ऋतु एवं शीत ऋतु पाई जाती है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में समुद्र के निकटता के कारण स्टेपी प्रकार की जलवायु में मध्यम तापमान वाली ग्रीष्म ऋतु एवं शीत ऋतु पाई जाती है। इसलिए ये कथन गलत है क्योंकि कह दोनों में सेम मिलती है। वहीं पे जो स्टेपी जलवायु है ये समशीतोष्ण घास के मैदान है और उत्तरी गोलार्ध में स्टेपी प्रकार की जो जलवायु मिलेगी यूरेशिया वाला जो इलाका देखने को मिलेगा स्टेपी वहाँ पे और महाद्वीपीय यूरोप में देखने को मिलेगा। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में स्टेपी प्रकार की जलवायु अर्जेंटीना में पंपास और दक्षिणी अफ्रीका में बेल्ट में देखने को मिलेगी। ये जो गलत है ये उष्णकटिबंधीय नहीं बल्कि समशीतोष्ण में देखने को मिलती है। तो दोनों गलत है, ना तो एक ना तो डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 57 देख लेते हैं। प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि यह सिद्धांत 1961 में अमेरिकी भूवैज्ञानिक हैरी हेस द्वारा प्रस्तुत किया गया था। प्लेट विवर्तन के सिद्धांत। प्लेटें महाद्वीपीय और महासागरीय दोनों परपटी से मिलकर बनी होती हैं। तीसरा कह रहा है भूप्रपटी के नीचे दुर्बल एवं उष्णमेंटल की गति के कारण प्लेटों में संचलन होता है। कौन से कथन सही है? कह रहा है कि पहला जो है केवल एक और दो, केवल दो और तीन, और एक और तीन दोनों, और एक, दो और तीन सभी। जो पहला कथन कह रहा है कि 1961 में अमेरिकी भूवैज्ञानिक हैरी हेस द्वारा दिया गया था, तो ये गलत है कि प्लेट विवर्तन की सिद्धांत जो है 1967 में मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जो हैरी हेस का संबंध आता है ये आपको सागर नितल प्रसरण सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो कॉन्सेप्ट था उसमें देखने को मिलता है। तो ये कथन गलत है। दूसरा अगर एक गलत है तो सभी गलत हो जाएंगे, बी सही हो जाएगा, आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कथन दो जो है ये सही है। प्लेटें जो है महाद्वीपीय और महासागरीय दोनों परपटी से मिलकर बनी होती हैं, आपको देखने को मिलेगा। और तीसरा जो है दुर्बलता मंडल में जो इसका उष्णमेंटल है उसमें जो उसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं प्लेटें गति करती हुई आपको दिखाई देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन। कोष्ण शीतोष्ण पूर्वी सीमांत जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पहला कह रहा है कि यहाँ निम्न वर्षा के साथ अत्यधिक तापमान पाया जाता है। यह मैक्सिको की खाड़ी से संलग्न दक्षिणी पूर्वी यूएसए और पराग्वे उरुग्वे बेसिन में पाई जाती है।
तीसरा कह रहा है इस जलवायु में केवल सूक्ष्म प्रकार की वनस्पति, मांस, लाइकेन और सेज ही पनप सकते हैं। कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, कोई सभी तीन, कोई नहीं। तो अगर मैं थोड़ी सी बात करूं कि शीतोष्ण पूर्वी सीमांत जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के ठीक बाहर यानी कि कोस्ट शीतोष्ण अक्षांशों में महाद्वीपीय के पूर्वी तटों पर पाई जाती है। जलवायु की विशेषता कोस्ट जो है आर्द्र शीत ग्रीष्म ऋतु और ठंडी शुष्क शीत ऋतु है, यानी कि यहाँ पे जो ग्रीष्म ऋतु होगी वो आर्द्र होगी, वहीं पे जो ठंड शीत ऋतु होगी वो ठंडी देखने को और शुष्क देखने को मिलेगी। समुद्री प्रभाव से तापमान में अत्यधिक परिवर्तन होता रहता है। कभी कभी इन क्षेत्रों में महाद्वीपीय आंतरिक भागों से ठंडी वायु प्रवेश कर जाती है, जिससे तापमान हिमांक बिंदु तक नीचे चला जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे सापेक्षिक आर्द्रता की थोड़ी अधिक यहाँ पे होता क्या है, कभी कभी यहाँ पे सापेक्षिक आर्द्रता जो है थोड़ी सी बढ़ जाती है और वर्षा मध्यम स्तर से अधिक होती है। ठीक है, यहाँ पे यह जो है 25 से 60 इंच तक हो सकती है कभी कभी यहाँ पे वर्षा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो तापमान बता रहा है कि यहाँ पे निम्न वर्षा होती, तो नहीं, यहाँ पे निम्न वर्षा नहीं देखने को मिलेगी, यहाँ पे मध्यम वर्षा देखने को मिलेगी। ठीक है, आगे कह रहा है यह मेक्सिको की खाड़ी से संलग्न दक्षिण पूर्वी यूएसए और पराना पराग्वे यूरुग्वे बेसिन में पाई जाती है। तो ये कथन आपको देखने को सही मिलेगा। वहीं तीसरा कथन जो है कि तीसरा कथन कह रहा है कि इस जलवायु में केवल सूक्ष्म प्रकार की वनस्पति, मांस, लाइकेन तेजी से पनप सकते हैं। क्या ये कथन है? नहीं, तो ये गलत है कि इसमें जो है देखने को मिलेगा आपको मांस, लाइकेन, सेज, टुंड्रा वनस्पति हैं। ठीक है, सूक्ष्म वनस्पतियाँ तथा वे आर्कटिक या ध्रुवीय जलवायु में पाए जाते हैं, इसलिए ये कथन सही नहीं है। यहाँ पे इन सब की बात नहीं की जाएगी। ठीक है, ये गलत है। तो केवल एक सही है, तो ए ऑप्शन इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्रसिद्ध स्थल हैं और नदी के बारे में बात की गई है कि कौन सी नदी के किनारे है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है, अयोध्या गोमती नदी के किनारे है, श्रीनगर जो है झेलम और मदुरै कावेरी नदी के किनारे। करा उपयुक्त में से कौन सा सुमेलित नहीं है? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखने को जो मिलेगा उज्जैन जो है उज्जैन आपको बिल्कुल क्षिप्रा नदी के किनारे ही देखने को मिलेगा। अयोध्या जो आपको देखने को मिलेगा ये सरयू नदी के तट पे देखने को मिलेगा, ना कि गोमती नदी के किनारे। और श्रीनगर आपको कौन से नदी के तट पे देखने को मिलेगा? तो आपको श्रीनगर जो देखने को मिलेगा झेलम नदी के तट पर देखने को मिलेगा, जो कि चिनाब नदी की सहायक है। बिल्कुल सही है। और जो मदुरै है, मदुरै क्या ये कावेरी के तट पर है? तो नहीं, मदुरै जो है वैगई नदी के तट पर है, ना कि कावेरी नदी के तट पर। तो ये भी गलत आपको देखने को मिलेगा। एक और दो कथन गलत हैं, दूसरा और चौथा केवल दो, बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है उत्तर से दक्षिण की ओर झीलों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? ये जो आपको अफ्रीका की जो लेक्स देखने को मिलती हैं वहाँ से पूछ रहा है। तो सबसे ऊपर आपको जो देखने को मिलती है तुर्काना देखने को मिलती है, उसके बाद विक्टोरिया और उसके बाद टंगानिका और उसके बाद मलावी। तो ये जो है उत्तर से दक्षिण इनका क्रम होता है। बी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 61 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 61 देखने को मिलेगा। एक तरफ नदी दी हुई है और एक तरफ जलप्रपात दिया हुआ है। कह रहा है कि कौन से सही सुमेलित हैं? केवल एक और दो, केवल दो और तीन, एक, तीन और चार, एक, दो, तीन और चार, सभी। तो जो नर्मदा नदी पे क्या धुआंधार जो जलप्रपात है ये नर्मदा नदी के तट पर है। तो बिल्कुल जो आपको धुआंधार जलप्रपात देखने को मिलेगा नर्मदा नदी के तट पर, नर्मदा नदी पे जबलपुर मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, ये सही। हुंड्रू जलप्रपात जो है क्या सुवर्णरेखा नदी पे है? तो बिल्कुल हुंड्रू जो जलप्रपात है सुवर्णरेखा नदी पे झारखंड रांची में बना हुआ है। चंबल जो है क्या ये चुलिया नदी पे देखने को मिलेगा? तो सॉरी, चुलिया जो है क्या चंबल नदी पे देखने को मिलेगा? तो बिल्कुल जो चुलिया है जलप्रपात ये चंबल नदी पे है और राजस्थान में स्थित है। मांडवी नदी पे क्या दूध सागर देखने को मिलेगा? तो ये भी सही है। ये जो है कर्नाटक और गोवा के बॉर्डर पे आपको देखने को मिल जाता है। सभी कथन मिले हुए हैं, तो डी इसका ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से किसे लैब्राडोर धारा की उत्पत्ति का प्राथमिक कारण माना जा सकता है? ठीक है, लैब्राडोर की धारा आपको पता होगा, ये नॉर्थ अमेरिका के पास आपको देखने को मिलती है। कह रहा है कि ग्रीनलैंड के पश्चिमी तट की ओर गल्फ स्ट्रीम का अपसरण
आर्कटिक क्षेत्र से आने वाले पिघले ठंडे जल का प्रवाह, ग्रीनलैंड के पूर्वी तट से उत्तरी अटलांटिक महासागर प्रवाह का अपसरण, इरमिंगर धारा और उत्तरी अटलांटिक महासागरीय प्रवाह का अभिसरण। आपको जो देखने को मिलेगा, जो लेब्राडोर की धारा है, आपने पढ़ा होगा कि ठंडी जलधारा होती है और आर्कटिक क्षेत्र में जो बर्फ पिघलती है उसकी वजह से जो है ठंडा देखने को मिलेगा। तो बी इसका ऑप्शन सही देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं। आगरा और दार्जिलिंग के एक ही अक्षांश पर अवस्थिति होने के बावजूद वहाँ की वनस्पतियों में अत्यधिक भिन्नता देखने को मिलती है। निम्नलिखित में से कौन से कारण मुख्य रूप से दोनों क्षेत्रों के बीच वनस्पति में भिन्नता को निर्धारित करते हैं? करा भूमि और जल का वितरण, समुद्र से दूरी, देशांतर में भिन्नता, क्षेत्र की ऊंचाई। तो यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा, आगरा और दार्जिलिंग में मुख्य जो डिफरेंस है ये ऊंचाई का डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो बी इसका सही देखने को मिल जाएगा, 63 का डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। तो 64 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कितने देश भारत के साथ स्थल सीमा साझा करते हैं? आसान सा क्वेश्चन है। तो क्या बांग्लादेश स्थल सीमा साझा करता है? तो बिल्कुल करता है। चीन करता है? तो बिल्कुल करता है। पाकिस्तान करता है। श्रीलंका क्या स्थल सीमा साझा करता है? तो श्रीलंका नहीं करता है। म्यांमार करता है। तो 4 ऑप्शन सही है, तो सी ऑप्शन इसका हो जाएगा, केवल 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 देख रहे हैं। यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है, उत्तरी मैदान की कुछ नदियाँ वृक्षाकार प्रतिरूप बनाती हैं। बिल्कुल। यहाँ पे कह रहा है कि जब मुख्य नदियाँ एक दूसरे के समानांतर प्रवाहित होती हैं, यानी कि ऐसे मुख्य नदियाँ जो है कुछ ऐसे समानांतर प्रवाहित हो रही हैं तथा सहायक नदियाँ उनसे समकोण पे मिलती हैं, ऐसे आके मिलती हैं सहायक नदियाँ। ठीक है, तो ऐसे प्रतिरूप को जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। उपरोक्त कथनों में से कितने सही? केवल 1, केवल 2, 1 और 2, दोनों, ना तो 1 ना तो 2। यहाँ पे देखने को मिलेगा जो उत्तरी मैदान की कुछ नदियां हैं वृक्षाकार प्रतिरूप बनाती हैं, बिल्कुल सही बात देखने को मिलेगी। वहीं भी दूसरा कथन जो है ये भी बिल्कुल सही देखने को मिलेगा। दोनों कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। सतलुज नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है 66 में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 66 जो है देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे कह रहा है, सतलुज नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर के निकट और यह हिमालय में सिपकिला होता है और यह हिमालय में सिपकिला दर्रे से होकर गुजरती है। ठीक है, दूसरा कह रहा है सतलुज नदी जो है भाखड़ा नांगल परियोजना के नहर तंत्र को पोषित करती है। तीसरा कह रहा है रावी नदी सतलुज से हरिके बैराज के निकट दाहिने तट की सहायक नदी के रूप में मिलती है। कह रहा है कौन से कथन, कितने कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 2 और 3, केवल सभी 1, 2, 3। ठीक है, तो जो सतलज नदी है इसका उद्गम जो है मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से होता है, जिसको हम लोग वहाँ पे क्या बोलते हैं, लांगचेन खम्मान। ये भी आपको देखने को मिलता है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। कह रहा है यह सिपकिला दर्रे से भारत में आती है, तो बिल्कुल ये भी जो है सही बात देखने को मिलेगी। दूसरा कथन कर रहा है सतलुज नदी भाखड़ा नागल परियोजना के नहर को पोषित करती है, तो ये भी सही देखने को मिलेगा। वहीं पे जो रावी नदी है, रावी नदी चिनाब की सहायक नदी देखने को मिलती है, ना कि सतलुज नदी की सहायक। सतलुज नदी की सहायक आपको ब्यास नदी देखने को मिलती है, इसलिए कथन गलत है। केवल 1 और 2 सही है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 66। अगर आपको स्पीड तेज लग रही हो तो आप वीडियो पॉज करके भी आराम से देख सकते हैं। हम जल्दी जल्दी सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़रूरी है, 1 घंटा में हो जाने चाहिए इतने क्वेश्चन। ठीक है, अगर ज़्यादा टाइम होता तो हम जल्दी आराम से एक एक पॉइंट डिस्कस करवाते, जैसे फर्स्ट पेपर में करवाया था। ठीक है, 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लक्षद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है संपूर्ण द्वीप जो है प्रवाल समूह जो है प्रवाल निक्षेपों से निर्मित है। दूसरा कह रहा है मालदीव और भारत के बीच समुद्री सीमा 8 डिग्री चैनल से होकर गुजरती है। तीसरा कह रहा है सैडल पीक जो है लक्षद्वीप समूह के सबसे ऊंची चोटी है। तो पहला कह रहा कितने कथन सही है? केवल 1, केवल 2, कोई सभी 3 और कोई नहीं। तो यहाँ पे जो देखने को मिलेगा कि संपूर्ण द्वीप प्रवाल निक्षेपों से मिलकर बना है, तो ये बिल्कुल सही कथन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो दूसरा कथन है कि
मालदीव और भारत के बीच समुद्री सीमा 8 डिग्री चैनल से होकर गुजरती है, तो बिल्कुल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 8 डिग्री चैनल जो है भारत और मालदीव के बीच में सीमा बनाता है, यानी लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में। सही बात देखने को मिलेगी। जो तीसरा कथन कर रहा है कि सैडल पीक जो है, सैडल पहाड़ी भारत के लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, तो नहीं, ये चोटी आपको देखने को मिलेगी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी, वहाँ पे आपको ये देखने को मिलती है, ना कि लक्षद्वीप में। दो कथन सही हैं, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आपको ये जो है चैनल जो है लक्षद्वीप के बीच में, मिनिकॉय लक्षद्वीप के बीच में, लक्षद्वीप और मनिकाय और उधर आपको देखने को मिलेगा जो है मालदीव और उधर अंडमान निकोबार के बीच में, और निकोबार और सुमात्रा के बीच, ये सारे आपको चैनल एक बार देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इनको जो है एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है, गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया। सिंपल सा क्वेश्चन है कि गांधी सागर बांध किस नदी पे बनाया गया, तो गांधी सागर बांध जो है देखने को मिलेगा आपको कौन सी नदी पे, चंबल नदी पे आपको जो है देखने को मिल जाता जो है, चंबल नदी पे गांधी सागर बांध। ठीक है, अगर बराकर बांध की बात किया जाए तो ये आपको बराकर नदी पे देखने को मिलेगा झारखंड में। वहीं पे जो कृष्णा बांध देखने को मिलेगा, कृष्णा नदी पे जो है देखने को मिलेगा, बराकर नदी पे जो बांध आपको देखने को मिलेगा, ये मैथन डैम देखने को मिलेगा। कृष्णा नदी पे देखने को मिलेगा नागार्जुन सागर बांध और चिनाई डैम। ठीक है, और वहीं पे भागीरथी नदी पे जो आपको देखने को मिलेगा टिहरी बांध देखने को आपको मिल जाता है। ठीक है, तो ये हो गए इस क्वेश्चन के सारे चीज़ें। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर क्वेश्चन, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है, किसी विशेष जलवायु प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है ग्रीष्म ऋतु शुष्क एवं गर्म होती है, जबकि शीत ऋतु के दौरान वर्षा होती है। दूसरा कह रहा है वृक्षों की पत्तियां छोटी एवं चौड़ी होती हैं और दूर दूर तक विस्तृत होती हैं, जिससे छाया का अभाव होता है। तीसरा कह रहा है यह जलवायु अंगूर की खेती के लिए अनुकूल है और शराब उत्पादन की यहाँ की एक आर्थिक गतिविधि है। कह रहा है निम्नलिखित जलवायु प्रदेशों में से कौन सा एक उपयुक्त विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। पहला कह रहा है कि भूमध्य रेखीय जलवायु, ध्रुवीय जलवायु, सवाना जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु। आपने भूमध्य सागरीय जलवायु के बारे में ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, तो तीनों जो कथन दिए हुए हैं ये भूमध्य सागरीय जलवायु जो है आपको देखने को मिलेगा, उसके बारे में है। क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 70 है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि पूर्वी घाट की जो सर्वोच्च चोटी है वो अनाईमुड़ी है। दूसरा कह रहा है कि पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी, पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी है। दूसरा कह रहा है पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी महेंद्रगिरी है। तीसरा कह रहा है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों पर एक दूसरे से मिलते हैं। कौन से कथन सही हैं? केवल एक और दो, केवल एक और तीन, एक, दो और तीन सही। तो यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा कि पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी जो है, बिल्कुल ये जो है अन्नामलाई पहाड़ियों पे जो है आपको देखने को स्थित मिलेगी, और ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा कथन कर रहा है पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी महेंद्रगिरी है, तो बिल्कुल पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी महेंद्रगिरी है। और तीसरा जो है कथन की दोनों एक दूसरे को नीलगिरी पर मिलते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, सभी सही है, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, वायुमंडलीय तापमान के में परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि क्षोभ मंडल और समताप मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि सूर्य की ऊष्मीय ऊर्जा से पृथ्वी से वापस विकिरणित होने के कारण ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। ठीक है। तो कह रहा है कि कथनों में से कौन सा सही है। नीचे कथन एक सही है, कथन दो दोनों सही हैं, तथा कथन दो कथन एक की सही व्याख्या करता है। बी कह रहा है कथन एक और कथन दो दोनों सही हैं, तथा कथन दो कथन एक की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा कह रहा है कथन एक सही है किंतु गलत दो है, और चौथा कह रहा है कथन एक गलत है किंतु कथन दो सही है। तो यहाँ पे जो पहला कथन आपको देखने को मिलेगा, जो क्षोभ मंडल है और समताप मंडल में है, ऊंचाई के बढ़ने से
तापमान घटता है। तो यहाँ पे आपको देखने को जो मिलेगा, जो क्षोभ मंडल है इसमें तो तापमान जो है घटता जाता है, लेकिन समताप मंडल में टेम्परेचर बढ़ता जाता है। तो पहला कथन तो गलत है। जैसे ही पहला कथन गलत होता है, डी ऑप्शन सही हो जाता है और इसका जो है दूसरा सही है आपको जो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं 72 नंबर क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि ये भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन हैं, इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है और ये 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा वाले क्षेत्रों में फैले हुए हैं। इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में लगभग 6 से 8 सप्ताह तक के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ये वन अधिकतर देश के प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी और वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं। इस प्रकार के वनों में वृक्षों की सबसे प्रमुख प्रजातियां बांस, साल, सागौन और पीपल हैं। उपरोक्त परिच्छेद किस प्रकार की वनस्पति का वर्णन करता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियां। डी कह रहा है पर्वतीय वन। तो ये जो आपको देखने को मिलेगा ये कहीं न कहीं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की जो विशेषता है ये जो है बता रहा है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। कह रहा है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का भूमध्य रेखा के आसपास के अक्षांशों पर निर्मित होना अत्यंत दुर्लभ है। ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस बल बहुत ही कम होता है। तो यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा कथन कारण वाला क्वेश्चन है, तो बिल्कुल सही बात कर रहा है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है ये भूमध्य रेखा के आसपास बहुत कम बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोरियोलिस बल जो है नगण्य देखने को आपको मिलता है। तो दोनों कथन सही हैं और कथन जो है कारण जो है कथन की सही व्याख्या कर रहा है, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74। ओलिचिक लिपि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये लिपि जो है इसमें थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। 74 में कह रहा है कि यह लिपि मुंडारी भाषा लिखने में प्रयुक्त होती है। क्या ये बात सही है? कह रहा है कि इसका आविष्कार पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया था। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो यहाँ पे जो आपको ओलिचिकी लिपि देखने को मिलेगी, ये जो है आपको देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं इसके बारे में अगर बात किया जाए तो एक बार देख लेते हैं। इसका जो है एक अमेरिकी मिशनरी जेरेमिया फिलिप ने बांग्ला लिपि का प्रयोग करके संथाली भाषा में लेखन के लिए तैयार किया था इसको, यानी कि इसको संथाली भाषा के लिए जो है प्रयुक्त किया जाता है, ना कि मुंडारी भाषा के लिए। तो ये गलत है। दूसरा देख लीजिए, इसका आविष्कार पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया था। क्या ये बात सही देखने को मिलेगी? तो जो ओलिचिकी लिपि है इसका आविष्कार पंडित रघुनाथ मुर्मू ने वर्ष 1925 में किया था। इस लिपि में पहाड़ियों, नदियों, पेड़ों, हल और दराती जैसे पर्यावरण के संकेतों और प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। तो दूसरा कथन सही है, तो बी इसका जो है सही हो जाएगा। इसका सलूशन अगर आपको पढ़ना है तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको प्रॉपर तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के आंतरिक भाग के अध्ययन का प्रत्यक्ष स्रोत देखने को मिलेगा? ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है? एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे 75 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है। होरी हब्बा के बारे में। ठीक है। कह रहा होरी हब्बा पद किससे संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है? तो होरी हब्बा जो है बैल पकड़ने से संबंधित ग्रामीण खेल है। इसे जो है हट्टी हब्बा या फिर कोब्बारी होरी प्रतियोगिता के नाम से भी जाना जाता है। सैकड़ों प्रशिक्षित और सजे हुए सांड या बैल को भीड़ के बीच दौड़ाया जाता है और लोग इन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है। भारतीय राज्य कर्नाटक में शिमोगा, हावेरी और उत्तर में कन्नड़ जिलों में दीपावली के त्यौहार पे ये मनाया जाता है, आपको देखने को मिलेगा। तो जो होरी हब्बा है ये दक्षिणी भारत में बैलों की खेल परंपरा जो देखने को आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। 75 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय जलवायु मानसूनी जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु में वर्ष भर भारी वर्षा होती है। तो ये कथन तो आपको देखते ही गलत हो जाना चाहिए, क्योंकि मानसूनी वर्षा है तो वर्ष भर वर्षा क्या देखने को
मिलेगी, बिल्कुल गलत बात है यहाँ पे। दूसरा कह रहा है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु में सामान्यतः सदाबहार वन पाए जाते हैं। बारिश यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी लगभग 6 महीने ही हो रही है, तो सदाबहार वन मुश्किल से देखने को मिलेंगे। सामान्यतः ऐसा नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको जो है सूखा होता है, यहाँ पे पर्णपाती वन देखने को मिलते हैं, तो ये भी गलत है। डी ऑप्शन इसका होगा, ना तो एक ना तो दो। अगला है गूगल एलएलसी ने हाल ही में जिम्मा को प्रस्तुत किया है, जो एक नया सर्च इंजन है। क्या ये बात सही है? जिम्मा एक नया सर्च इंजन है। दूसरा कह रहा है कि जिम्मा उस ऑनलाइन कंटेंट को इनक्रिप्ट करने में सहायता करेगा जो परंपरागत सर्च इंजनों द्वारा अनुक्रमित नहीं किया जा सकते हैं। उपयुक्त कथनों में से सही कौन से हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि गूगल एलएलसी जो है उसने अपने नवीनतम ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जिम्मा जो है इसको प्रस्तुत किया है। जिम्मा जो है गूगल डीप माइंड द्वारा विकसित ओपन सोर्स एआई मॉडल का एक सदस्य है, और जिम्मा नाम जो है लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कीमती पत्थर। ठीक है, गूगल ने बताया कि ये दोनों मॉडल काफ़ी हल्के हैं और इन्हें किसी भी डेवलपर के लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर पर आसानी से चलाए। मतलब ये जो है इनके जो है दो टाइप होते हैं, जिम्मा 2B और जिम्मा 7B। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये दोनों कथन यहाँ पे जो है देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये जो है कोई सर्च इंजन नहीं है, एआई आपको देखने को मिलेगा, ये कहीं ना कहीं ओपन सोर्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एआई मॉडल देखने को मिलेगा, तो ये गलत है। ठीक है, ये भी गलत है, दूसरा भी, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, मतलब डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 78। करा निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पृथ्वी के आंतरिक भाग के अध्ययन का प्रत्यक्ष स्रोत है? तो क्या ज्वालामुखी उद्गार प्रत्यक्ष स्रोत है, उल्कापिंड प्रत्यक्ष स्रोत है, उष्णकटिबंधीय गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र जो है शक्ति वो है, या फिर भूकंपीय तरंगे? तो यहाँ पे आपको ज्वालामुखी जो है वो देखने को मिलेगा कि ये जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग का जो अध्ययन है उसका बिल्कुल प्रत्यक्ष डायरेक्ट जो है स्रोत देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। मृदा प्रवाह या मृदा सर्पण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करा मृदा प्रवाह तब होता है जब मृदा की नमी पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। ठीक है, दूसरा कह रहा है टुंड्रा एवं शुष्क क्षेत्रों में मृदा प्रवाह होना संभव नहीं है। तीसरा कह रहा है आयरलैंड में दलदल प्रकोष्ठ एक संबंधित परिघटना है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, केवल तीन और कोई नहीं। ठीक है, तो चलिए पहला कथन देख लेते हैं कि कह रहा है कि मृदा प्रवाह तब होता है जब मृदा की नमी पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए मृदा प्रवाह जो है होता कब है? जब मृदा पूर्णतः जल से संतृप्त हो जाती है, ना कि जब वो शुष्क हो जाती है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल गलत बात देख रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्या है टुंड्रा एवं शुष्क क्षेत्रों में मृदा प्रवाह होना संभव नहीं है। ऐसा नहीं है, टुंड्रा और शुष्क क्षेत्रों में जो है होता क्या है कि तूफान के उपरांत अपछेद मलबे की जो परत होती है वर्षा जल से संतृप्त हो जाती है। ठीक, संतृप्त हो सकती है और अर्ध तरल द्रव्यमान के रूप में नीचे की ओर प्रवाहित हो सकती है। शीतोष्ण और टुंड्रा क्षेत्रों में मृदा प्रवाह तब होता है जब भूमि की जमी हुई परतें बसंत ऋतु में पिघलने लगती हैं। ठीक है, मृदा और चट्टान के मलबे के नीचे जमी हुई उपमृदा पर पिघले जल के प्रवाह से निर्मित चिकनी सतह पर आसानी से बह सक जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा मृदा प्रवाह कहीं ना कहीं हो जाता है, तो ये भी जो दूसरा भी गलत देखने को मिलेगा। आयरलैंड में जो दलदल प्रकोष्ठ है या एक संबंधित परिघटना है, तो यहाँ पे ये सही बात है। थोड़ा सा बात करते हैं, जो पीट मृदा वाले क्षेत्र देखने को आपको मिलते हैं ना, वहाँ पे होता क्या है कि पीट जो है अधिक नमी को अवशोषित करती है, ये तो बात आपको पता है। हालांकि यदि पीट युक्त मृदा संतृप्त बिंदु तक पहुँच जाती है तो यह नीचे की ओर प्रवाहित हो सकती है, क्या नमी। ठीक, आयरलैंड में ऐसे प्रवाह को दलदल प्रकोष्ठ कहा जाता है, प्रस्फोट कहा जाता है। तो ये कथन सही है, केवल एक सही, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से 80 नंबर क्वेश्चन है, देख लेते हैं फटाक से। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है? कह रहा है कि ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड ग्लोफ, आपने इसको पढ़ा होगा करंट में। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट में के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो कह रहा है ये हिमनद जो है झीलों से संबद्ध हैं जिनका निर्माण हिमोड़ से अवरुद्ध पिघले हुए जल से होता है। दूसरा कह रहा है हिमनद झीलों के संकुचन और विस्तार से
ग्लोफ यानी कि GLOF ग्लेशियर लेक आउटब्रेस्ट फ्लड की संभावना बढ़ जाती है। कह रहा है कि ग्लोफ जो है प्रवण क्षेत्रों में स्थानांतरित कृषि करना उचित नहीं होता है। कह रहा है ब्लैक कार्बन की उपस्थिति से हिमनद झीलों के निर्माण की संभावना कम होती नहीं, ये जो संभावना ये बढ़ जाती है, यही कथन गलत है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी इसके सही तीनों दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है हाल ही में भारत के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में 38वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो जो है ये भारत जो लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक है, ये आपको पता होगा विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है और भारत की स्थिति में इसको जो है काफ़ी ज़्यादा सुधार देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें शामिल किया जाता है सीमा शुल्क प्रदर्शन कैसा है, आधारभूत संरचना की गुणवत्ता कैसी है, शिपमेंट सुलभ व्यवस्था कैसी है, शिपमेंट की समयबद्धता क्या है कैसी है, प्रेषित वस्तु यानी कि जो वस्तु भेजी गई उसकी ट्रैकिंग एवं ट्रेसिंग कैसी है, लॉजिस्टिक सेवाओं की गुणवत्ता कैसी है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 82 के संदर्भ में देखते हैं कि क्या है ये क्वेश्चन। करा कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में वृक्ष अपने पत्ते नहीं गिराते हैं। दूसरा कह रहा है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में एक ही प्रजाति की वनस्पतियां नहीं पाई जाती हैं। तीसरा कह रहा है भारत में ये वन पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों, पूर्वोत्तर क्षेत्रों की पहाड़ियों तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में फैले हुए हैं। तो बताइए भाई, कह रहा केवल एक सही है, केवल दो सही हैं, सभी तीन सही हैं और कोई सही नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, कह रहा है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में वृक्ष अपने पत्ते गिराते नहीं हैं। क्या ये बात सही है? आपको देखने को मिलेगी कि वृक्ष अपनी पत्ती जो है वो गिराते ही नहीं है। तो ये नहीं, वो गिराते हैं लेकिन एक साथ नहीं गिराते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये जो है ये बात तो बिल्कुल गलत देखने को मिलेगी। दूसरा कह रहा है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में एक ही प्रजाति और वनस्पतियां नहीं पाई। हाँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा विविधता पाई जाती है, ये बिल्कुल बात सही है। तीसरा जो कह रहा है पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों पे, नहीं पश्चिमी घाट के पूर्वी नहीं बल्कि पश्चिमी ढालों पे जो है आपको देखने को मिलेगा, ये भी कथन सही है। गलत है, केवल एक सही है, तो ए ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित प्रायद्वीपीय नदियों पर विचार कीजिए। नीचे पढ़ लेते हैं। कह रहा है उपरोक्त नदियों में से कितनी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन और कोई नहीं। तो पहली नदी है बैगई नदी। तो बैगई नदी क्या है पूर्व से पश्चिम बहती है? तो नहीं, ये पश्चिम से पूर्व देखने को मिलती है, बिल्कुल गलत है। शरावती नदी जो है कर्नाटक के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट से निकलती है और ये अरब सागर में गिरती है, यानी कि ये पूर्व से पश्चिम बहती है, बिल्कुल सही। वंशधारा नदी जो है ये भी पूर्व से पश्चिम नहीं बल्कि पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, इसलिए भी गलत है। केवल एक सही है, तो ए ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 84। ठीक है, 84 नंबर कह रहा है कि मोहो रोविसिक यानी कि ये वही जो असंबद्धता रेखा आपने डिसकंटिन्यूटी पढ़ा होगा, मोहो, उसी के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि आंतरिक क्रोड और बाह्य क्रोड के बीच में होती है, बाह्य क्रोड और मेंटल के बीच में होती है, मेंटल और भूपर्पटी के बीच में होती है, निचली भूपर्पटी और ऊपरी भूपर्पटी के बीच में होती है। जो मोहो आपको देखने को मिलेगी ये आपको देखने को मिलती है मेंटल और भूपर्पटी के बीच में, यानी कि सी ऑप्शन तो इसका सही है। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिल जाता है। आपको बताना है कि आंतरिक क्रोड और बाह्य क्रोड के बीच में कौन रोड देखने को मिलती है। ठीक है, बाह्य क्रोड और मेंटल के बीच में कौन कौन सी देखने को मिलती है आपको बता देना है। ठीक है, और इसके बाद जो है और जो है यहाँ पे जो है आप देखने को मिलेगी गुटेनबर्ग देखने को मिलेगी। ठीक है, और निचली भूपर्पटी और ऊपरी भूपर्पटी के बीच में आपको कौन सी देखने को मिलेगी। ठीक है, आपको तो इसको ये सब आपको धीरे धीरे बता देना है कि कौन सी कहाँ पे मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन, जल संधि दी हुई है और जोड़ने वाले जल निकाय दिए हुए हैं। कह रहा है कि बेरिंग जल संधि जो है आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। क्या बेरिंग स्ट्रेट जो है आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है? तो बिल्कुल, बेरिंग जल संधि जो है आर्कटिक महासागर को बेरिंग सागर
यानी कि प्रशांत महासागर के हिस्से से जोड़ती है। ये बात आपको सही देखने को मिल जाती है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि ठीक है, अगला कह रहा है कि कुक जल संधि जो है तस्मान सागर और दक्षिण प्रशांत सागर को जोड़ती है। ये भी बात आपको सही देखने को मिल जाएगी। तीसरा कह रहा है बाबल मंडेप लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। तो ये बात भी आपको सही देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देख लिया तीनों सही हैं, तो सी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 86 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि टोकामक एक प्रायोगिक मशीन है जिसे पृथ्वी पर संलयन ऊर्जा का दोहन करने के लिए डिजाइन किया गया है। दूसरा कह रहा है ज्वाइंट यूरोपियन टोरस JET नियंत्रित संलयन ऊर्जा उत्पादन करने वाला पहला उपकरण है। कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों ना तो एक ना तो दो। यहाँ पे जो दो कथन आपको दिख रहे हैं ये दोनों सही देखने को मिलेंगे। जो टोकामक एक प्रायोगिक मशीन है जिसे पृथ्वी पर संलयन ऊर्जा का दोहन करने के लिए डिजाइन किया गया है। दूसरा कह रहा है ज्वाइंट यूरोपियन टोरस नियंत्रित संलयन ऊर्जा उत्पादन करने वाला पहला उपकरण है। तो ये भी बात सही है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 87 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे मृदा के बारे में जो अपने यहाँ पे मृदाएं मिलती हैं भारत में, इनके बारे में यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, कह रहा है कि मृदा ए जो है पश्चिमी घाट और पूर्वी तट के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है तथा नाइट्रोजन और कैल्शियम की कमी के कारण उपजाऊ होती है। तो बताओ भाई ये पहले कौन सी मृदा देखने को मिल रही है? ठीक है, तो दूसरा कह रहा है कि मृदा बी उच्च तापमान और उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। इसमें प्रचुर मात्रा में लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के यौगिक पाए जाते हैं। बताना है कि ए और बी हमें कौन सी क्रमशः। तो आपको जो बी बताया गया है इससे तो आपको एक चीज़ कंफर्म हो गई होगी कि ये तो लेटेराइट मिट्टी की बात कर रहा है। तो डी और ए तो बिल्कुल गलत हो गया कि बी यानी कि दूसरा इसमें लेटेराइट मिट्टी होगी, तो बी जो है दूसरा इसमें दो में है। अब पहले की बात करते हैं, तो इसमें कौन सी मृदा है देखते हैं। कह रहा पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, ये बात सही है, आपको देखने को मिलेगी। तथा नाइट्रोजन और कैल्शियम की कमी के कारण अनुपजाऊ देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो है ये बात कर रहा है ऊषर मृदा जो है, लवड़ी मृदा के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। ये बात आपको सही देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ए ऑप्शन बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो ये जो है ऊषर मृदा के बारे में बात कर रहा था, लाल मृदा मत कहना ना, ऊषर मृदा। ठीक है, 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भूकंपी तरंगों के बारे में क्वेश्चन है। ठीक है, भूकंपी तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह पी तरंगे और एस तरंगे दोनों धरातली तरंगों के उदाहरण हैं। क्या ये धरातली तरंगे हैं भाई? दूसरा कह रहा है भूगर्भिक तरंगों की तुलना में धरातली तरंगे अत्यधिक जो है विध्वंसकारी होती हैं। कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों ना तो एक और ना ही दो। तो यहाँ पे आपको जो पी और एस तरंगे देखने को मिलेंगी ये आपको भूगर्भिक तरंगे देखने को मिलती हैं, ना कि धरातली तरंगे। आगे कह रहा है भूगर्भिक तरंगों की तुलना में धरातली तरंगे अधिक जो है विध्वंसकारी होती है। तो बिल्कुल सही बात जो है 20 का ऑप्शन सही हो जाएगा। 89 क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म अयनांत ठीक है के दौरान सूर्य संपूर्ण भारत में लंबवत चमकता है। क्या ये बात है कि संपूर्ण भारत में लंबवत चमकेगा? दूसरा कह रहा है उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में वर्ष भर कम दैनिक और वार्षिक तापांतर के साथ उच्च तापमान का अनुभव किया जा सकता है। कह रहा है उपयुक्त में से किसके लिए कर्क रेखा के भारत के मध्य भाग से गुजरने को उत्तरदायी माना जा सकता है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों ना तो एक ना तो। तो जो पहला कथन कह रहा है कि पूरे भारत में लंबवत चमकता है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। पूरे भारत में लंबवत कैसे चमकेगा? 23.5 डिग्री कहाँ पे है आपको देखने को मिलेगा? बीच भारत में है, और वहाँ कश्मीर वगैरह में कैसे पहुँच जाएगा लंबवत? दूसरा जो कथन है कि उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में वर्ष भर कम दैनिक वर्षा और
वार्षिक तापांतर देखने को मिलता है और उच्च तापमान। क्यों? क्योंकि ये जो है आपको ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिलता है। तो बिल्कुल सही बात है, बी इसका ऑप्शन हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 90 के बारे में यहाँ पे कथन कारण वाला है, आपको जो है मैं दिखा देता हूँ। कह रहा है कि भारत के तटीय क्षेत्र की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि तटीय क्षेत्रों में तापमान वितरण प्रारूप में कदाचित ही ऋतु परिवर्तन होता है। दूसरा कह रहा है कि स्थल की तुलना में महासागरों के गर्म होने या ठंडा होने में अधिक समय लगता है। बिल्कुल सही बात है, और यहाँ पे कथन जो है कारण की सही व्याख्या भी करता हुआ आपको दिख रहा होगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन है। टाइगर रिजर्व आज जो है आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्वेश्चन आता है। ठीक है, कह रहा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तेलंगाना, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो बिल्कुल सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है आपको तमिलनाडु में देखने को मिलता है। ठीक है, 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। महासागरीय धाराओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कह रहा है कि अधिकांश उष्ण मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर निर्मित होते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि महासागरों के पूर्वी किनारों पर ठंडी महासागरीय धारा की उपस्थिति के कारण वहां निम्न वर्षा वाले क्षेत्र निर्मित होते हैं। तो आप यहाँ पे देख लेंगे दोनों कथन सही हैं, और कथन 2 कथन 1 की व्याख्या भी सही कर रहा है, तो केवल ए इसका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है 93 नंबर। मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, स्पीड ज़्यादा है, मुझे पता है, मैं डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको करना होगा। आपको बैठ के दोनों लेक्चर एक साथ लगाइए और देखिए, टाइम बाउंडेड होके आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको जो है इस तरह से नहीं मिलेगा। आपको इसका डिस्क्रिप्शन पूरा डिस्क्राइब, पूरा सोल्यूशन मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा प्रॉपर। ठीक है, 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। कह रहा है किनकी सीमाएं बाल्टिक सागर को स्पर्श करती हैं? केवल 1 की, केवल 2 की, केवल 3 की, सभी 4। लाटविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया, ये तीनों तो याद रखें। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया तीनों सही हैं। क्या नीदरलैंड की सीमा लगती है? नहीं, नीदरलैंड की सीमा कहाँ से लग जाएगी बाल्टिक सागर में? ठीक है, तो ये तो बिल्कुल गलत है, नीदरलैंड की नहीं लगती है। ठीक है, तो 4 सही है इसके, 3 सही है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 94 नंबर। कह रहा कि मार्शल आर्ट है, भारत की मार्शल आर्ट है, और जो है बताया गया है कौन से राज्य से संबंधित है, बताना है कितने सही सो मेरे थे। कह रहा है कि सिलंबम मार्शल आर्ट कहाँ से संबंधित है? चलो बताओ फटाफट, सिलंबम कहाँ से संबंधित है? ठीक है, तो सिलंबम जो है तमिलनाडु से है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, दूसरा कह रहा है थांगता। जो थांगता है ये मणिपुर से संबंधित है, ना कि सिक्किम से। ठीक है, आगे कह रहा है गतका, ये पंजाब से संबंधित है। और बताना है कलारी पयट्टू किससे संबंधित है? तो ये केरल से संबंधित है। कट्टू वरिसाई तमिलनाडु से संबंधित है। तो 1 और 3 सही सम्मिलित है, तो 2 सही सम्मिलित है, तो बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 हो गया है, 95 देखते हैं। कह रहा है कि सामाजिक वानिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है शहरी वानिकी केवल सार्वजनिक भूमि पर वृक्षों को लगाने और उनके प्रबंधन से संबंधित है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि कृषि वानिकी का तात्पर्य कृषि योग्य भूमि तथा बंजर भूमि पर वृक्ष एवं कृषि फसलों को एक साथ उगाने से है। तीसरा कह रहा है कृषि वानिकी में सार्वजनिक निजी स्वामित्व तीसरा कह रहा है सामुदायिक वानिकी में सार्वजनिक निजी स्वामित्व वाली या सामुदायिक भूमि पर वृक्ष लगाना शामिल है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कितने कथन सही है। तो पहला जो कह रहा है शहरी जो वानिकी है, इसके बारे में अगर देखूं तो शहरी वानिकी के अंतर्गत शहरों और उनके आसपास निजी व सार्वजनिक भूमि जैसे पार्क, सड़क के किनारे, औद्योगिक व व्यापारिक स्थलों पर वृक्ष लगाना और उनके प्रबंधन को इसमें शामिल किया गया है, ना कि केवल जो है सार्वजनिक भूमि पर। ये कथन गलत आपको देखने को मिलेगा। दूसरा कथन जो कह रहा है कि जो ग्रामीण वानिकी के अंतर्गत कृषि वानिकी और समुदाय कृषि वानिकी को बढ़ावा दिया जाता है। कृषि वानिकी का तात्पर्य कृषि योग्य भूमि तथा बंजर भूमि पर वृक्षों व फसलों को एक साथ उगाने से, बिल्कुल सही बात देखने को मिलेगी। तीसरा जो कथन है कह रहा है समुदाय वानिकी
में वह सार्वजनिक निजी स्वामित्व वाली सामुदायिक भूमि पर वृक्ष लगाना शामिल है। तो जो समुदाय वानिकी में सार्वजनिक भूमि या सामुदायिक भूमि, जैसे गांव के चारागाह, मंदिर की भूमि, सड़क के किनारे दोनों ओर और नहर के किनारे हो गया, रेलवे लाइनों के किनारे हो गया, विद्यालयों के किनारे हो, इनको हम बोलेंगे सार्वजनिक, ना कि निजी। भी कथन गलत है, केवल एक सही ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। क्षारीय लावा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो क्षारीय लावा मतलब इसमें फेरस ज़्यादा मिलेगा, लोहा ज़्यादा मिलेगा, और इसमें जो है सिलिका की मात्रा कम मिलेगी। सीधे से याद रखिए, लोहा क्षार है, लोहा जितना ज़्यादा उतनी ज़्यादा जो है क्षार मिलेगी, और जितनी ज़्यादा सिलिका होगी उतना ज़्यादा वो अम्लीय मिलेगी। तो कह रहा है यह अत्यधिक तरल होता है। तो क्या अगर क्षारीय है, तो क्या वो तरल होगा? बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात देखने को मिलेगी। इसमें जो है श्यानता कम देखने को मिलेगी लोहा में, क्योंकि वो पिघल के निकलेगा। दूसरा कह रहा है इसका कारण विस्फोटक उद्गार होता है। देखो, सामान्य तौर पर इनके कारण विस्फोटक उद्गार नहीं होता है, इनमें अपेक्षाकृत रूप से लावा या सौम्य प्रवाही उद्गार होता है। इसमें लावा विस्फोटक रूप से प्रवाहित होने के बजाय निरंतर प्रवाहित होता है, तो ये कथन गलत है। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप सामान्यतः मिश्रित ज्वालामुखी का निर्माण होता है, ये भी कथन गलत आप देखने को मिलेगा। जो क्षारीय लावा है इसके परिणाम स्वरूप सामान्य तौर पर सील्ड ज्वालामुखी देखने को मिलेगा, ना कि मिश्रित ज्वालामुखी। ठीक है, तो ये भी गलत है, केवल एक सही है, तो ए ऑप्शन इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 97 देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित वृक्षों पर विचार करना है। ठीक है, महोगनी, ग्रीन हार्ट, बाओबाब वृक्षों में से कितने उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हैं? चलिए देख लेते हैं। ठीक है, तो महोगनी, ग्रीन हार्ट, ये जो हैं दोनों जो है सदाबहार वन हैं, लेकिन जो बाओबाब है ये सवाना या सूडान की जलवायु में पाया जाता है। लंबे समय तक सूखे से बचने के लिए इसमें जल भंडारण के लिए जो है चौड़ा तना पाया जाता है, आपको देखने को मिले, इसलिए कथन गलत है, केवल दो सही है, बी ऑप्शन। ठीक है, 98 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, कह रहा है यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत एक संवैधानिक संस्था है। दूसरा कह रहा है 89वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से पृथक कर दिया गया था। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो, दोनों सही है, ना तो एक ना तो दो। यहाँ पे NC/SC के बारे में आपको देखने को मिलेगा कि दोनों कथन देखने को सही मिलेंगे, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 99। ठीक है, चलिए देखते हैं। उष्णकटिबंधीय वन मृदाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि ये मृदाएं ह्यूमस से भरपूर होती हैं। क्या सच में ये मृदाएं ह्यूमस से भरपूर होती हैं? 99 बताइए। और अपनी प्राकृतिक अवस्था में उपजाऊ होती हैं। दूसरा कह रहा है कि बार बार वनस्पति चक्रों के बाद भी इन मृदाओं का ह्रास संभव नहीं है। तो दूसरा कथन तो यहाँ पे बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि अगर यहाँ पे एक बार भी जो सदाबहार वन है ये चले गए तो उनको लगाना बहुत असंभव हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो जो मृदा के पोषक तत्व हैं वो अपवाहित हो जाते हैं, इसके कारण नहीं हो सकता। तो भाई इसका तो ये तो गलत है। दूसरा, पहला जो कह रहा है कि ह्यूमस, बिल्कुल यहाँ पे ह्यूमस ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बैक्टीरिया, टेम्परेचर वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से जो है यहाँ पे देखने को मिल जाता है ह्यूमस। पहला का सही है, दूसरा एक ए ऑप्शन हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो हमने कोशिश की है कि 50 to 55 मिनट में 50 क्वेश्चन कर लें, जिससे कि हम लोग एक टाइम कोऑर्डिनेट कर सकें। मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ पे बहुत कम टाइम दिया है, बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन किए। आप लोग कमेंट कीजिएगा, अगर आपको डिस्क्राइब करते हुए चाहिए तो बस थोड़ा टाइम और लगेगा, आधा घंटा इसमें बढ़ाना पड़ेगा आपको। जो है 1 घंटे 20 मिनट का वीडियो मिलेगा, और प्रॉपर डिस्क्राइब करके भी बना सकता हूँ, लेकिन अभी हम यहाँ पे जो है मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग टाइम कोऑर्डिनेट होकर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेल्टा के निर्माण के लिए अनुकूल दशाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है नदी मार्ग में एक बड़ी गोखुर झील की उपस्थिति डेल्टा के निर्माण के अनुकूल दशाओं में है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि गोखुर झील, ऐसा इसका कोई डायरेक्ट संबंध है नहीं डेल्टा के निर्माण में। ठीक है, तो ये गलत बात है।
डेल्टा के पास तीव्र ढाल की उपस्थिति डेल्टा के आसपास अवसादों के एकत्रीकरण में मदद नहीं, यहाँ पे तीव्र ढाल नहीं होना चाहिए, उथला समुद्र होना चाहिए। तो ये भी गलत बात देखने को मिलेगी ना, तो डी। तो हो चुका है तीसरा टेस्ट आप लोगों का कंप्लीट। तो आशा करता हूँ आप सभी ने क्वेश्चन किए होंगे, अटेम्प्ट किए होंगे। आपने किसने अटेम्प्ट किए, किसने सही किए, कितने गलत किए, आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, इसकी पीडीएफ जो है आज ही मिल जाएगी 7 से 8 बजे के बीच में। और प्रॉपर अगला टेस्ट जो है वो भी हम सॉल्व करवा देंगे 1 से 2 दिनों में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।